नमस्कार। वायर की इस विशेष बातचीत में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं प्रोफ़ेसर प्रताप भानु मेहता। उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति शास्त्री अ, और ये वे ज़रूरी समझते हैं कि सार्वजनिक विचार-विमर्श को लगातार जारी रखा जाए, अलावा इसके कि अकादमिक लेखन और अकादमिक कार्य एक अकादमिक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से चर्चा में है और वह है अमेरिका स्थित एक शोध संस्था प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से भारत में धर्म की स्थिति को लेकर किया गया एक सर्वेक्षण और उस सर्वेक्षण के निष्कर्ष, उनको लेकर कई तरह से बहस हो रही है। खुद प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा है, लेकिन आज मुकुल केसवन ने टेलीग्राफ में एक लेख लिखा है और एजाज अली ने न्यूज़ क्लिक में, और अलग-अलग पक्षों पर ध्यान दिलाया गया है। अ, कई लोग ये कह सकते हैं कि हम क्यों इसे एक आधिकारिक मत मानें और अमेरिका स्थित एक शोध संस्था के सर्वेक्षण को लेकर इतना हाय तौबा मचाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अ, शोध कई बार बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है और उसे उसी तरह से देखना चाहिए, यह मानकर कि उसके पीछे कोई षड्यंत्र है या कोई योजना है, हमेशा किसी शोध या सर्वेक्षण को नहीं देखना चाहिए। उस दृष्टि से अगर हम प्यू रिसर्च सेंटर के इस सर्वेक्षण को देखते हैं और प्यू रिसर्च सेंटर बीच-बीच में अलग-अलग विषयों पर, अलग-अलग चिंताओं पर दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रों में सर्वेक्षण करता रहा है और वो प्रायः एक आधिकारिक सर्वेक्षण कर संस्था मानी जाती रही है। इसलिए इस पर बात करना उचित ही होगा। यह सर्वेक्षण जो भारतवर्ष में किया गया, यह तकरीबन 30,000 लोगों के बीच किया गया और अ, इसका विस्तार भारत के प्रत्येक क्षेत्र में था, कुछ एक छोटे क्षेत्र से छूट गए और यह 2019 अ, में आरंभ हुआ था मध्य के बाद और 2020 में जब महामारी की तीव्रता शुरू हुई, उसके ठीक पहले यह खत्म हुआ। तकरीबन 17 भाषाओं में यह किया गया और एक प्रश्नावली या कई प्रश्नावलियों के माध्यम से यह सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट जारी की गई है, वह कई अध्यायों में है। अध्यायों के शीर्षक हिंदी में अगर हम कहें तो वह धार्मिक स्वतंत्रता, भेदभाव और सांप्रदायिक संबंध, अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच संबंध, विविधता और बहुलता, तीसरा है धार्मिक अलगाव, चौथा है जाति के बारे में हमारा नज़रिया, पाँचवाँ है धार्मिक पहचान का प्रश्न, छठा है राष्ट्रवाद और राजनीति, सातवां है हमारे जो धार्मिक व्यवहार होते हैं, रीत-रिवाज आदि, आठवां है धर्म, परिवार और बच्चे, नौवां है हमारा धार्मिक पहरावा और निजी तौर पर हम अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं वह, 10वां धर्म और भोजन के रिश्ते पर है, 11वां धार्मिक विश्वासों को लेकर है, 12वां ईश्वर या खुदा को लेकर जो हमारा विश्वास, अल्लाह को लेकर जो हमारा विश्वास है, उस पर है। प्रताप, आपने इस सर्वेक्षण को पढ़ा है। इसकी जो पद्धति है, उस पर मोटा-मोटी तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज आप बात शुरू करें उसके पहले मैं अ, मुकुल केसवन की आपत्ति जो शायद आपने देखी होगी साझा करना चाहता हूँ आपसे और दर्शकों और श्रोताओं से, जिसमें उन्होंने कुछ प्रश्नों पर ऐतराज़ किया है और उन्होंने कहा है कि ये प्रश्न इस तरह कैसे नियोजित किए जा सकते थे। मसलन यह प्रश्न कि अ, क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट में किसकी जीत को लेकर आपका क्या नज़रिया है? और उनका कहना है कि ये काफ़ी समस्यापूर्ण प्रश्न है। और क्या सर्वेक्षणकर्ताओं को ये पता नहीं था कि
क्रिकेट को लेकर भारत में विशेषकर एक बहुसंख्यकवादी राजनीति की जाती रही है। तो वे संदेह व्यक्त करते हैं इस सर्वेक्षण की पद्धति पर, इसके प्रश्नों को लेकर, लेकिन आम तौर पर आपकी क्या समझ है? नहीं, देखिए, सर्वेक्षण करना बहुत कठिन होता है किसी भी विषय पे, और हर एक सर्वेक्षण की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, उस पे हमेशा कई प्रश्न उठाए जाते हैं। हमारे यहाँ CSDS करता आ रहा है सर्वे, उनके प्रश्नों पे कई आपत्तियां उठाई जाती है। मैं भी एक दो और प्रश्न निकाल सकता हूँ इस सर्वेक्षण से। जैसे उन्होंने जो कर्म पे सवाल पूछा है, आपकी कर्म में विश्वास, अब जी। बड़ा जटिल प्रश्न है, बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। कर्म का क्या मतलब हुआ कि जो मैं करूंगा वो इस जन्म में भोगूंगा, अगले जन्म में भोगूंगा। तो इस तरह के प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन इस सर्वेक्षण की जो खास बात है कि प्रश्नों को दूसरे प्रश्नों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कि और इस सर्वेक्षण की जो खास बात है कि इसमें जो धर्म का सांस्कृतिक पहलू है, धार्मिक पहलू है, राजनीतिक पहलू, तीनों की एक साथ बात करने की कोशिश करी है। और जब आप वो प्रयत्न करते हैं तो आप थोड़े तिरछे एंगल से टटोलते हैं, कभी कभी सीधा प्रश्न नहीं करते हैं। आप झंडे के लिए खड़े होते हैं कि नहीं, आप ये नहीं पूछेंगे आप राष्ट्रवादी है कि नहीं, लेकिन अगर नेशनल एंथम बजा तो आप खड़े होंगे कि नहीं। तो उस संदर्भ में इस तरह के प्रश्न पूछना एक तरह से स्वाभाविक है। हाँ, मुकुल केशवन का ये कहना सही है कि ये प्रश्न अगर आप किसी संदर्भ में देखें तो एक तरह से बदमाशी का प्रश्न भी पूछा जा सकता है अगर हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण में। लेकिन उस हिसाब से अगर देखें तो लगभग 80-90 प्रतिशत जो प्रश्न है वो उसी तरह के कहलाएंगे। आप किसी से क्यों पूछ रहे हैं कि आप किस तरह का भोजन पे आपत्ति करेंगे या नहीं करेंगे, आप किसी से क्यों पूछ रहे हैं कि, तो ये तो हर सर्वेक्षण में थोड़ी रिस्क लेते हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में देखें, संदर्भ में देखें तो मुझे इस प्रश्न में उतनी आपत्ति नहीं है। और खासकर अगर एनोनिमिटी प्रिजर्व की गई है, कोई राजनीतिक संबंधी है। कई प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए थे जो नहीं पूछे गए हैं, और वो शायद इन्हीं संवेदनाओं को ध्यान में रख के नहीं पूछे गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक अगर सीधा सा प्रश्न पूछें कि आपकी ये जो इतिहास पे जो हमारी लड़ाइयाँ हैं, किसने कौन सा मंदिर तोड़ा, नहीं तोड़ा, ये प्रश्न नहीं पूछा गया है। बिल्कुल आपको भी रुचि होगी, हमको भी रुचि होगी, लेकिन और मैं समझ सकता हूं क्यों नहीं पूछा गया है। कभी कभी प्रश्न इसलिए नहीं पूछे जाते क्योंकि आपको पहले से पता है इसका सीधा उत्तर नहीं मिलेगा आपको। तो ये क्वेश्चनर बनाना बहुत कठिन होता है, किसी ने भी सर्वे किया हो। तो इसलिए पूरे अगर उसको पूरे संदर्भ में देखें तो मेरे ख्याल वी हैव टू कट देम सम स्लैक। जी। सर्वेक्षण को की रिपोर्ट को अगर उसकी भूमिका पढ़ें और तो कुछ आश्चर्य होता है। जैसे आश्चर्य होता है, खुशी होती है, दोनों ही चीजें होती हैं। जैसे यह पढ़ना कि जवाब देने वालों में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भारत में धार्मिक विविधता को आदर बना हुआ है, और ज्यादातर लोग धार्मिक विविधता का खुद आदर करते हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वे सच्चे धार्मिक तभी हो सकते हैं जब वे दूसरे धर्मों का आदर करें। उसके आगे वे यह भी कहते हैं कि वे मानते हैं कि अच्छा भारतीय होने के लिए दूसरे धर्मों का आदर करना आवश्यक है। तो ये जो उत्तर हैं, ये उत्तर अपने इच्छित आत्म को दिखलाने के हैं कि यह मैं होना चाहता हूँ और ऐसा मुझे होना चाहिए, या वास्तव में वे मानते हैं कि ऐसा है। और अगर ऐसा उत्तर मिल रहा है तो भारत में जो बेचैनी दिखलाई पड़ रही है पिछले कुछ वर्षों में, इसमें यह कहा जा रहा है और हम देख भी रहे हैं रोजाना के की खबरों से आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उससे, जब कुछ लोग खुले में नमाज पढ़ें और उन पर हमला कर दिया जाए और एक राज्य का मुख्यमंत्री यह कहे कि यह दरअसल जमीन जिहाद किया जा रहा है नमाज पढ़कर, और फिर मस्जिदों को ढा दिया जाए बहाना लेकर कि वे अतिक्रमण हैं उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद और रुकावट के बावजूद। तो
इन उत्तरों को आप कैसे देखते हैं? जिसमें ये कहा जा रहा है कि धार्मिक विविधता का हम आदर करते हैं, दूसरे धर्मों का हम आदर करते हैं और ज़ाहिर है जो उत्तर देने वाले हैं उनमें बहुसंख्या हिंदुओं की है क्योंकि सर्वेक्षणकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अ, भारत की जनसंख्या में बँटवारा है, तकरीबन वैसा ही प्रतिनिधित्व सर्वेक्षण जिनका किया गया है, उनका भी है, उनमें भी। नहीं देखिए, ये बड़ा गहरा प्रश्न है। और मैंने कई दूसरे सर्वेक्षण भी पढ़े हैं, दूसरे देशों के सर्वेक्षण भी पढ़े हैं जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है। इसमें दो चीजें गौर करने वाली है। एक तो किसी भी समाज में, किसी भी देश में जो आम जनता होती है, जो सार्वजनिक राय होती है, वो विरोधाभास के साथ ज्यादा जी सकती है, बुद्धिजीवी नहीं जी सकते हैं। तो अगर आज आप अमेरिका में सर्वेक्षण करवा लें तो दोनों ही चीजें एक साथ आपको देखने में मिलेगी कि सबके व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, लेकिन आपको नस्लवाद और रेसिज्म की भी झलक मिलेगी। तो एक 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 ये द्वंद्व हर समाज में रहता है कि ना केवल ये आपकी इच्छा प्रकट करता है, लेकिन आपकी खुद की मानसिकता में आप कभी कभी वो द्वंद्व नहीं देख पाते हैं। इस सर्वेक्षण की जो खास बात है कि इसने इस द्वंद्व को पकड़ लिया है। इसने इस द्वंद्व को ऐसे पकड़ा है कि बहुलता के प्रति हमारी बड़ी कट्टर रास्ता है, किसी धर्म के प्रति कोई विरोधाभास नहीं है, और अगर थियोलॉजी में जाएं, दर्शन में जाएं तो बिल्कुल ही विरोधाभास नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब ये पूछे किन शर्तों पर। और जो हमारी जो समस्या है, जो 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 राजनीतिक द्वंद्व हैं, जो उदाहरण आपने दिए हैं, वो सब उन शर्तों पर हैं। भाई, हमको आपके धर्म पे कोई आपत्ति नहीं है, ना केवल कोई आपत्ति नहीं है, आपके धर्म का जो जो दार्शनिक व्यवहार है, जो टीचिंग्स है, वो हम सब अपनाने को तैयार हैं, वो हम पढ़ने को तैयार हैं। लेकिन ये तीन चीजें ना करिए, आप अतिक्रमण ना कीजिए, सड़क पे नमाज मत पढ़िए। तो इस सर्वेक्षण ने जो किया, इस द्वंद्व को एकदम से उभारा। और ये जो अलगाववाद है कि समानता है हम सब में, हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे के धर्म का आदर हो, एक दूसरे का अपनी मानसिकता में एक दूसरे के धर्म का आदर भी कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी बड़ा डंका मार के कहते हैं हमको धर्म से कोई गिला शिकवा थोड़ी है, लेकिन वो क्या कंडीशंस हैं, उस पे आपने क्या प्रतिबंध लगा रखे हैं। और जो द्वंद्व आता है वो उन प्रतिबंधों पे आता है कि हम आपके धर्म धर्म का आदर करेंगे जब तक आपका धर्म या उसके अनुयायी कुछ सीमाओं में बंधे रहें। और खास बात यह है कि वो सीमाएं क्या हैं। तो उस हिसाब से देखें तो मेरे को कोई इतना आश्चर्य नहीं लगता है कि आप ये इस आइडियोलॉजी को अपना भी ले बहुलता की, लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर काफी द्वंद्व और फसाद हो। हाँ, यह आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम में से हर कोई एक द्वंद्वात्मक स्थिति में हमेशा जीता है और बल्कि सामान्य लोग सामान्य जीवन में विरोधाभासी जीवन ही जीते हैं और हम जितनी स्पष्टता उनसे चाहते हैं उतनी स्पष्टता वे खुद अपने आप से नहीं चाहते हैं। उनको आश्चर्य होगा कि क्यों उनसे यह स्पष्टता मांगी जा रही है। इसके बाद जैसा आपने कहा कि इस सर्वेक्षण ने इस द्वंद्व को पकड़ा है, जो द्वंद्व है, और मैं थोड़ा एक कदम आगे जाके कहना चाहूँगा कि जो थोड़ा बहुत धोखा है हमारे इच्छित विश्वास, जो हम चाहते हैं कि माना जाए कि हमारा विश्वास है, और हमारा जीवन, इसमें जो धोखा है। रिपोर्ट का शीर्षक ही है टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन, सहिष्णुता और विलगाव। मराठी में मैं देख रहा था ये रिपोर्ट है तो उन्होंने इसको विलगाव कहा है। विलगाव सेग्रीगेशन को ठीक-ठीक व्यक्त नहीं करता है। लेकिन मुझे ध्वन्यात्मक तौर पर भी ऐसा लगता है कि सेग्रीगेशन में जो आड़ है वो उसके तीखेपन को जाहिर करता है, जबकि हिंदी में जो भेदभाव है या अलगाव है वो उसको थोड़ा ढीला कर देता है। फिर भी
हम कहते हैं कि हम सहिष्णु हैं, लेकिन उसके साथ ही सर्वेक्षण के जो निष्कर्ष हैं वो ये बतलाते हैं कि हम दूसरों के साथ साझेदारी नहीं करना चाहते हैं, हम्म, अपने जीवन की साझेदारी नहीं करना चाहते हैं। हम्म, और ये कई तरह से प्रश्न किए गए हैं, मसलन आप पड़ोसी किसे चुनेंगे? हालाँकि उसको लेकर जो उत्तर हैं, उन पर फिर सवाल हो सकते हैं। अ, और सबसे बड़ा वो ये कि आप अपना स्नेह संबंध किससे बनाएँगे? हम्म, और स्नेह संबंध 2 स्तर के, यानी आप मित्र किनको बनाएँगे और आप विवाह संबंध, हम्म, जीवन किनके साथ बिताना चाहेंगे, या आप अपने परिजनों का जीवन किनके साथ गुज़ारना पसंद करेंगे। और इसमें हम ये देखते हैं कि प्रायः सब अपने दायरों को पक्का रखना चाहते हैं, हम्म, किसी भी तरह की साझेदारी नहीं करना हम्म, चाहते। तो ये जो सहिष्णुता और विलगाव है, यानी हम आपका आदर करते हैं, अ, लेकिन हम आपसे कोई लेना-देना नहीं रखना चाहते। ये एक तरह से दूर का सलाम है। हम्म, आप हमारे दायरे में प्रवेश मत कीजिए, हम्म, हम भी आपके दायरे में प्रवेश नहीं करेंगे। और हम अगल-बगल रहेंगे, आस-पास रहेंगे, हम्म, आस-पास रहेंगे लेकिन बिल्कुल अलग-अलग। हम्म। इसको आप इस विभाजन को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये विभाजन और भी तीखा है, क्योंकि जो प्रश्न है वो केवल ये प्रश्न नहीं है कि क्या आप किसी अपने बच्चों की शादी किसी दूसरे धर्म में होने देंगे, आपका इंटर रिलीजियस मैरिज पे की क्या राय है। सवाल ये था कि आप उसको रोकेंगे क्या। एक व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है, भाई मैं नहीं करूंगा, मेरा परिवार नहीं करेगा, लेकिन दूसरे करते हैं तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, वो उनकी स्वेच्छा है। लेकिन जो सवाल था थोड़ा ज्यादा तीखा था। हुँ, हुँ, सवाल ये था कि अगर उसको रोका जाए तो क्या आप उसको सम्मत करेंगे। तो इससे दो तीन चीजें जो साफ निकल गई थी कि एक तो, और ये जो सवाल है खासकर अंतर जातीय विवाहों पे, अ, 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 मित्रता पे, पड़ोस पे, ये सवाल सब लगभग सर्व धर्म के अनुयायियों, बिल्कुल, सारे क्रिश्चियन लोग। का थोड़ा सा एक्शन है, सब में लगभग एक ही तरह के जवाब दिए। तो मैं जो उससे निष्कर्ष निकालता हूं, एक तो ये कि व्यक्तिगत आजादी का अभी भी हमारे समाज में मोल नहीं है, और जो आज द्वंद्व है हमारे समाज में, वो दो समुदायों के बीच में नहीं है, वो हर उस समुदाय में है जहां पे व्यक्तिगत आजादी और उस समुदाय की ऑर्थोडॉक्सी के बीच में वो है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि अंतर विवाह हो, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास नॉन वेजिटेरियन रहे, या वो जो भी आप मापदंड नापे। तो एक तो ये ये चीज सब धर्मों में समान है कि कोई भी व्यक्तिगत आजादी के लिए, हम व्यक्तिगत आजादी के लिए तैयार नहीं है। एक तो सबसे सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात जो इसमें यह है कि जैसा आपने कहा कि हम सहिष्णु हैं जब तक सब अपनी सीमा में रहें, सबके लिए जगह है, लेकिन जब तक सब लोग अपनी जगह में रहें। और जो प्रश्न ये उठता है कि आजादी के 75 साल बाद भी आ, हमारी संस्थाएं, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति कैसे इस तरह की बनी कि अभी भी कॉमन स्पेसेस नहीं है। कि ये अलगाववाद बिल्कुल स्वाभाविक लगता है कि अगर अगर आज आप मिडिल क्लास हिंदू हैं, तो आपका अर्थव्यवस्था के तौर पर, आपका राजनीति के तौर पर, आपका काम करने के क्षेत्र के तौर पर, आपके स्कूल के तौर पर कितने मुसलमानों से संपर्क होगा, या संपर्क होगा तो इतना एपिसोड होगा, भाई हमने जाके कुछ खरीद लिया, वो प्लम्बर ने आके कुछ ठीक कर दिया। तो एक गहरा सवाल जो ये है कि ट्रस्ट जब बनता है कम्युनिटीज में, जब ये अंतर विवाह की, मैत्री की, ये सब चीजें आती है, तो इनको स्थापित करने के लिए एक संस्थात्मक ढांचा चाहिए कि कौन सा ऐसा संस्थात्मक ढांचा हो जहां लोगों का मेल मिलाप हो रहा हो स्वाभाविक रूप से। क्योंकि जब आप उन्हें एक स्वाभाविक रूप से देखते हैं, अगर आपने किसी के साथ 30 साल काम किया है, शायद आपका उनके बारे में नजरिया बदल जाए, शायद आपको खतरा कम लगे, एक स्वाभाविकता सी आ सकती है उस रिलेशनशिप में। तो मैं तो
ये सर्वेक्षण देख के जो मुझे चिंता ये हो रही है कि आजादी के 75 साल बाद भी आज कोई ऐसी पब्लिक संस्थाएं नहीं है जहां पे स्वाभाविक रूप से एक मिश्रण सा हो, धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन दूसरों के कोई दूसरे कार्य के नाम पर, कि हम संस्थात्मक रूप से बिल्कुल, मानसिक रूप से तो थे ही सेग्रीगेटेड। वो तो अंबेडकर ने कहा ही था कि ये दो खासकर हिंदू और मुसलमानों के दो अलग समाज हैं। लेकिन जब आप संस्थात्मक रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में देखें तो ये जो उत्तर हैं बड़े स्वाभाविक से लगते हैं। एक तरह से बड़े ऑनेस्टली बोल रहे हैं कि हम हैं दो अलग समाज। और अगर इस स्थिति को ठीक करना होगा तो इस संस्थात्मक ढांचे के बारे में सोचना होगा कि हम जिस तरह के ढांचे की संरचना कर रहे हैं वो क्या उस मनोविज्ञान को बढ़ावा दे रहा है जो अलगाववाद की तरफ जाता है, या फिर वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि उस अलगाववाद से जूझा जा सके। आपने संस्थाओं की बात की, अगर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं इस बातचीत को, तो जिस संस्था से सबसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है वह विश्वविद्यालय की संस्था है, जो एक तरह से एक स्वतंत्र स्थान है और जहां प्रवेश करते हैं तो आप समाज की जो बंदिशें हैं या जो दायरे हैं समाज के, उनसे आजाद हो जाते हैं। और हमने बहुत सारी, जिनको मैं नई नजदीकियां कहता हूँ, प्रॉक्सिमिटीज, नई नजदीकियां बनती हैं विश्वविद्यालय में। लेकिन फिर भी मुझे कई बार निराशा होती है विश्वविद्यालय को देखकर कि यहाँ भी वे पुराने दायरे ही प्रभावी हो जाते हैं। मसलन बिहार में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में अपने भाई के साथ रहते हुए मैंने ये देखा था, और वो मेडिकल कॉलेज था कि वहाँ जाति आधारित हॉस्टल थे, जाति आधारित दोस्तियां थी और जाति आधारित झगड़े थे, शत्रुताएं थी। स्वाभाविक माना जाता था कि एक जाति का हॉस्टल दूसरे जाति के हॉस्टल से लड़ेगा ही, दोनों की लड़ाइयां थी। उसी तरह दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में घूमते हुए मैं कई बार जो दायरे बनते हुए देखता हूँ, वो दायरे, और उनको कुछ स्तर पर स्वाभाविक कहा जा सकता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि वो चिंता का विषय है कि अगर एक इलाके के आप हैं तो फिर आप एक दूसरे के आसपास आने लगते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पहाड़ियों की या फिर पंजाबियों की या फिर एक विशेष समुदाय की का इकट्ठा होना आश्चर्यजनक नहीं माना जाता है। उसके आधार पर राजनीति भी होती है। तो जो आधुनिक संस्थाएं यह काम कर सकती थी, वे स्वयं ग्रस्त हो गई उन विभाजनों से। फिर आप उम्मीद कैसे करेंगे? आपका कहना है कि ऐसी संस्थाएं चाहिए, लेकिन वो विभाजन उन पर इतने हावी हो जाते हैं, उनको नहीं, इसमें देखिए दो चीजें हैं। आप बिल्कुल, जो आपका विश्लेषण है बिल्कुल सही है, और मेरा भी यही निजी अनुभव रहा है। इसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आप दुनिया का कोई भी देश देखें और अगर एक सवाल पूछें कि समान नागरिकता और परस्परता सबसे ज्यादा किस संस्थान में बनती है या बनाई जाती है या बनाने की चेष्टा की जाती है, तो ज्यादातर लोग ये उत्तर देंगे कि वो स्कूल में बनाई जाती है। दूसरी बात, कोई भी आप विकसित देश देखें, यूरोप देखें, वो जब चर्चा चली थी मेकिंग पेजेंट्स इनटू फ्रेंचमैन, अमेरिका देखें, ना केवल स्कूल पे बल था, लेकिन वो सब सार्वजनिक स्कूल थे, पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम। मतलब एशिया के बाहर और उन पे ये भार डाला गया, क्योंकि बचपन से जो एक स्वाभाविकता आती है, आप और हम जानते हैं, अगर आप अब अपन दोनों अध्यापक लेकर, सही मायने पे कभी कभी लगता है कि कोई 20 साल के बाद हो जाए, 20 साल की उम्र हो जाए, उसके बाद किसी को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो एक तो जो हमारा स्कूल सिस्टम है, सार्वजनिक स्कूलिंग क्योंकि इतनी कमजोर रही है, और प्राइवेट स्कूल्स में तो सेग्रीगेशन और भी आ जाएगा, क्लास पे, कास्ट पे, कि वो जो हमारी असफलता रही है आजादी के बाद से कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, खासकर स्कूल लेवल पे, अगर वो बुनियाद नहीं होगी तो उसके ऊपर बनाना फिर बहुत कठिन है। कई मामलों में कठिन है।
आप जानते हैं पिछड़ी पिछड़ी जातियों के लोग रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उनकी संख्या बहुत कम है उच्च संस्थानों में, और खासकर जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं टीचिंग पोस्ट में, और हमने जो इंस्टीट्यूशंस का ढांचा बनाया कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को सेग्रीगेट करना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, अपना आप ही एक तरह से, जहां पे हर कोई जाता। तो एक तो जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की जो अनदेखी की गई है और जो आज भी हो रही है, आज भी जो मैं ये नहीं चाहता हूं कि प्राइवेट एजुकेशन एकदम से बंद हो जाए, आज 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 असंभव सा लगता है, लेकिन नागरिकता के हिसाब से प्राइवेट एजुकेशन दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हुई है। वो एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली और वो बचपन से वो एक जो स्वाभाविकता आएगी, जब तक आप 15-16 साल के होंगे आपकी उस तरह से पर्सनैलिटी बदलना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात वो। दूसरी चीज जो हुई है जिसका आपने उल्लेख किया कि हमारे यहाँ धर्म संस्कृति को राजनीति से एक खास प्रकार से जोड़ा गया है। हमारी राजनीति में ये जोड़ है, राजनीति हमारी जाति के आधार पर होती है, हमारी राजनीति धर्म के आधार पर हो रही है, बढ़ी जा रही है, और ये आज से नहीं है, 1920 से जब से डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की बात शुरू हुई तब से हुई है। जब राजनीति से आपकी सांस्कृतिक पहचान जुड़ जाती, न केवल सांस्कृतिक पहचान जुड़ जाती है, आज यथार्थ ये है कि राजनीति के सारे पेट्रोनेज सिस्टम्स पहचान के आधार से जुड़े हुए हैं, कुछ सही मायने में, कुछ गलत मायने में। जब तक वो जोड़ बना रहेगा तब तक हरेक को यही आकर्षण रहेगा कि हम इस तरह की पहचान की राजनीति हमारी संस्थाओं में भी करें, क्योंकि ये जो पहचान की राजनीति है ये एक बड़े राजनीतिक उद्देश्य की तरफ जा रही है। तो जब तक धर्म राजनीति से जुड़ा रहेगा तब तक शिक्षण संस्थान भी इस कड़ी को तोड़ नहीं पाएंगे। और आप जानते हैं जो हमारी राजनीति है, जो हमारी शिक्षण संस्थानों में, वो राजनीति लगभग जो समाज की राजनीति है उसको एक तरह से दर्शाती है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा, एक छोटी सी बात है, और जो इस सर्वे में बड़ी कमाल के उभर कर आती है कि आजादी के बाद हमारे यहाँ हुआ क्या कि जो डिस्कोर्स बन गया है राजनीति का, वो एक तरह से पावर शेयरिंग का डिस्कोर्स बन गया है। किसको क्या मिले, किस समूह को क्या मिले, और उसकी राजनीति में जगह है, बहुत जरूरत है उसकी राजनीति में, और खासकर अगर आप पिछड़े वर्ग हैं तो आपके लिए ये डिस्कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो एक मूल आधार होता है किसी डेमोक्रेसी का, किसी गणतंत्र का, किसी उदारवादी व्यवस्था का, कि आप व्यक्तिगत तौर पे पहचान के नाम पर भेदभाव ना करें कि ये मुसलमान है इसलिए, केवल इसलिए हमको इनके अस्तित्व पे आपत्ति है। पावर शेयरिंग का जो डिस्कोर्स बना राजनीति में, उसने जो ये भेदभाव की जो भाषा थी उसको एक तरह से बिल्कुल परे कर दिया है। आज दलितों के केस में भी कोई भेदभाव की भाषा नहीं बोलता है, या तो एक्सक्लूजन की भाषा है या फिर पावर शेयरिंग की भाषा है। अच्छा, पावर शेयरिंग की भाषा से क्या होता है, लोग ये समझते हैं भाई हमने दे दिया रिजर्वेशन 20%, और क्या चाहिए, भेदभाव तो मिट गया। वास्तविकता यह है भेदभाव ना केवल मिटा है पर एक तरह से और जटिल हुआ है कई 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 मायने में। तो एक तो जो वो भेदभाव की भाषा थी कि जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन को मूल माने, वो हमारे जहन में ही नहीं उतरता है। तो इस सर्वेक्षण में भी जो मुझे जो सबसे हैरानी वाला जवाब यही लगा कि अगर आप लोगों से पूछते हैं डू यू डिस्क्रिमिनेट, आप भेदभाव करते हैं, तो 20% से ज्यादा हर धर्म में कोई कहने को तैयार नहीं है हम भेदभाव करते हैं। ये ना आपके और हमारे अनुभव से मेल खाता है। और मेरा जो विश्लेषण है वो यही है कि ये भी एक तरह से संकेत है कि भेदभाव हमको सूझता ही नहीं है, हम स्वाभाविक मांगते हैं इस तरह के अलगाववाद को। और वह इसलिए कि खासकर जाति के संदर्भ में
धर्म के संदर्भ में तो ये प्रेमचंद की बात याद आती है जो 100 साल पहले उन्होंने कहा था, वो ये कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो इस बात का आनंद हर किसी को देती है कि तुम किसी से ऊपर हो और तुमसे नीचे कोई है। तो ये एक विचारधारा है पूरी तरह से, और इसीलिए लोग इसको स्वीकार भी करते हैं क्योंकि उनको एक स्तर पर ये शक्ति देती है। एक जगह वो हो सकता है शक्तिहीन महसूस करें, लेकिन एक जगह वो मानते हैं कि वो ताकतवर है। तो ये स्वाभाविक सी संरचना लगती है और इसीलिए भेदभाव भी उनको सूझता नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। प्रेमचंद ने मुसलमानों को कहा था कि उनके साथ जो हिंदू कर रहे हैं, उसका कारण ये भेदभाव की विचारधारा है जो उनके अंदर घुस गई है पूरी तरह से, और इसलिए उनको बुरा नहीं लगता है ऐसा करते हुए। लेकिन ये उत्तर बहुत आश्चर्यजनक है कि एक ये कहना कि हम नहीं करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन किसी ने ज़्यादातर लोगों ने महसूस भी नहीं किया अपने जीवन। यहाँ जो उत्तर दिया जा रहा है वो ये कि नहीं, हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं और नहीं, हमने कभी महसूस नहीं किया। तो ये जो निजी अनुभव है और जो व्यापक सामाजिक यथार्थ है या सच है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें अंतर को आप किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक नहीं तो एक चीज है कि जहां ये अलगाववाद की ना केवल मानसिकता होगी लेकिन आपकी सामाजिक व्यवस्था उस तरह से बनी हुई है, वहां एक तरह से मुमकिन है कि आप उस तरह का भेदभाव महसूस ना करें। तो इस सर्वेक्षण में भी आप देखें, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, साउथ में थोड़ा सा भेदभाव ज्यादा प्रकट होकर आता है। 30% ने कहा है 20% की जगह, और उसका एक उत्तर पूर्व में भी आता है। हाँ, मुझे इसको देख के थोड़ा आश्चर्य हुआ, हाँ, लेकिन उत्तर पूर्व में भी आता है। उत्तर पूर्व में भी आता है। तो खैर इसमें थोड़ा और शोध करना पड़ेगा, लेकिन एक जो जो दूसरे देशों में सर्वेक्षण हुए हैं, अमेरिका में, और जहां देखा गया है कि भेदभाव करने के लिए भी आपको मिश्रित संस्थाएं चाहिए। जब 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 दलित प्रोफेसर्स आएंगे विश्वविद्यालय में, तब भेदभाव की अवधारणा बनेगी, तब कुछ लोग भेदभाव करेंगे, कुछ लोगों को भेदभाव महसूस होगा। जब उनकी उपस्थिति ही नहीं होगी तो वो एक तरह से वो भेदभाव में वो एक जटिल से एक्सक्लूजन। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला इससे कि हम तो भेदभाव भी एक तरह से कह लीजिए एक तरह से प्रोग्रेस का प्रतीक है, कि कम से कम लोग ये तो मानने को तैयार हुए हैं कि हमारा इन संस्थाओं पे एकाधिकार है जिसके मापदंड से भेदभाव किया जा रहा है। अभी तो हम उस स्थिति पे ही नहीं पहुंचे हैं जहां पे ये महसूस किया जाए कि हाँ, सबका एकाधिकार है। तो एक तो मैं समझता हूं हमारी जो समस्या है भेदभाव से भी कहीं जटिल है एक तरह से, और वो उस अलगाववादी मानसिकता से तो एक तो ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। दूसरा, जाति के केस में जो 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 थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक आंकड़ा है सर्वे से, अगर सही है या नहीं, कि अंतर जातीय विवाह के प्रति जो विरोधाभास है उस पे शायद शिक्षा का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जबकि अंतर धार्मिक विवाह पे नहीं पड़ता है। तो इंटर रिलीजियस मैरिज इज अपोज्ड बाय 70-75%, लेकिन अमंग्स कॉलेज एजुकेटेड इंटर कास्ट इज अपोज्ड बाय 50%। तो वो शायद थोड़ा फर्क पड़ना पड़े अगर उस तरह की मिश्रित संस्थाएं उभर के आए। यानी आप ये मानते हैं कि शिक्षा की एक भूमिका हो सकती है? शिक्षा की एक भूमिका हो सकती है, लेकिन जो विचार करने वाली बात है कि वो जाति के केस में धर्म से ज्यादा क्यों प्रभावी हो रही है, अगर थोड़ी हो रही है। और ये आपको दूसरी जगह भी लगने लगा है। आज मुसलमानों के प्रति जो व्यवहार है एक तरह से, और जिस तरह की अलगाववाद की मानसिकता है, और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, कई राज्यों में मुसलमानों की जो व्यवस्था है वो अब दलितों से भी बदतर है। दलितों के पास कम से कम पॉलिटिकल वॉइस है, एक आर्टिकुलेशन की क्षमता है, और वो हमारी राजनीति में एक्सेप्टेड है कि बतौर दलित आप ये अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हालांकि संस्थाओं पर उसका कितना प्रभाव पड़ा ये, लेकिन मुसलमानों के प्रति वो कम है। तो और इस सर्वेक्षण में यही जो सबसे बात उभर आ रही है कि जो धर्म के नाम पर जो अलगाववाद है
वो और भी ज्यादा प्रबल हो रहा है, जबकि जाति का शायद धीरे धीरे हो सकता है बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन शिक्षा से जिस तरह से अर्थव्यवस्था बदलती है, आई मीन जाति का अर्थव्यवस्था पे भी काफी प्रभाव पड़ता है कि जो ऑक्यूपेशन और पहचान, आपकी नौकरी और पहचान का जो आइडेंटिफिकेशन था, वो जब कम होगा तो शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े। लेकिन धर्म में वो अभी कम प्रभावी दिख रहा है। एक और चीज़ जो दिखलाई पड़ती है वो यह है कि कई मायनों में और कई प्रसंगों में उत्तर भारत या जिसको ये केंद्रीय भारत कहते हैं, मध्यवर्ती भारत और दक्षिण भारत में साफ फ़र्क है। यानी दक्षिण भारत कुछ मामलों में ज़्यादा उदार दिखलाई पड़ता है, ज़्यादा सहिष्णु दिखलाई पड़ता है उत्तर भारत के मुकाबले। यह भी हमें जान पड़ता है अगर इस सर्वेक्षण पर हम भरोसा करें कि उत्तर भारत में वैसे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जो हिंदू, हिंदुस्तान के मेल को मानते हैं और एक ख़ास तरह से राष्ट्रवादी हैं, जबकि दक्षिण भारत में ये कम है। तो क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इस प्रकार के विभाजन इस प्रकार के विभाजन की जो तस्वीर उभरती है वो आपको ठीक लगती है या ये कुछ ज़्यादा आकलन है? नहीं, देखिए, आंकड़ों में फर्क तो है उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, और जब डेवलपमेंट आंकड़ों में फर्क है तो स्वाभाविक है थोड़ा सा जो सामाजिक एटीट्यूड्स है उनमें भी फर्क होगा। लेकिन ये एक स्पेक्ट्रम है, ये मैं उसको कोई रेडिकल ब्रेक नहीं कहूँगा। जैसे दक्षिण भारत में भी 42% लोग ये मानते हैं, मेरे हिसाब से आंकड़ा है, कि बहुत बड़ी संख्या है। हिंदू होना अनिवार्य है सच्चा भारतीय होने के लिए। आ, आ, लेकिन इसमें तीन तीन चीजें हैं, आई थिंक, कि ये जो आंकड़ा, ये जो फर्क नजर आ रहा है उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, एक तरह से स्वाभाविक है, क्योंकि जितने डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का सामाजिक एटीट्यूड्स पे क्या फर्क पड़ता है, कोई इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक बिल्कुल। मटेरियलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जिस तरह की हमने मिश्रित संस्थाओं की बात करी थी, अर्थव्यवस्था मोबिलिटी ला रही है कि नहीं, शिक्षा संस्थाओं में बच्चों का प्रवेश हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वीक हैं तो स्वाभाविक है कि ये संस्थाएं, इस तरह की संस्थाएं और इस तरह के अनुभव कम होंगे। वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, जब सार्वजनिक शिक्षा में आप पिछड़े रहेंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है वो है औरतों की आज़ादी। नॉर्थ में, खासकर में बिहार में, यूपी के कुछ इलाकों में फर्टिलिटी रेट्स ट्रेडिशनली अभी भी हायर हैं। साउथ में तो बिल्कुल रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गए हैं। और ये हमने बिल्कुल वैश्विक स्तर पे देखा है, मतलब दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं एक्सेप्शन नहीं, कि जहां पे औरतों की शिक्षा पे ज्यादा बल दिया गया है, फर्टिलिटी रेट्स कम होती है। और जहां फर्टिलिटी रेट्स कम होती है वहां पे पेट्रियार्की, क्योंकि अगर एक तरह से देखें आप, ये जो विवाह के सारे हमारे प्रतिबंध हैं और ये जो मिश्रण के खिलाफ प्रतिबंध है, ये औरतों पे प्रतिबंध है, ज्यादा प्रतिबंध है। एक तरह से जेंडर आइडेंटिटीज कंट्रोल करने की एक दूसरी भाषा है। जहां जहां फर्टिलिटी रेट्स कम होती है, वहां विश्व स्तर पे देखा गया है, जहां औरतों की आजादी होती है, उनका शिक्षण बढ़ता है, वहां वहां मिश्रित संस्थानों का उभरना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये देखेंगे, अगर 10 साल में, आई मीन, ये हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट 10 साल में यूपी में, बिहार में, अगर एक तरह से देखें कि फर्टिलिटी रेट्स कम हुई और फिर भी इसी तरह का के सामाजिक बिंदु निकलते हैं, तब लगेगा कि हाँ, ये कोई अचंभे की बात है। लेकिन अभी उस हिसाब से कोई अचंभे की बात नहीं लग रही है। तीसरी चीज जो मैं कह जाऊंगा हिंदी के संदर्भ में, ये अपनी बातचीत पहले भी हो चुकी है, कि एक अजीब विडंबना है भारतीय राजनीति में कि हर क्षेत्रीय भाषा को एक तरह से एक राजनीतिक अभिव्यक्ति मिली हुई है, और सही तौर पे मिली है। राज्य बने हुए हैं। हिंदी के साथ जो विडंबना हुई वो ये हुई कि जब भी हिंदी की बात करने की कोशिश की गई
तो एक तरह से ऑलमोस्ट एक सामंतवादी तौर पे करने की कोशिश की, भाई हिंदी पूरे राष्ट्र पे थोपी जाए। तो एक वो द्वंद्व बन गया कि अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो फिर हिंदी थोपने वाले आ गए, हिंदी वाले आ गए। दूसरी बात यह कि जो हिंदी क्षेत्र है, मेरा जहां तक अनुभव रहा है, यही एक क्षेत्र है जहां की इलीट्स अपनी भाषा से भागने का प्रयास किया है। क्योंकि दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में एक क्षेत्रीय अभिव्यक्ति मिली रीजनल लैंग्वेजेस को, वहां की इलीट्स में उस लैंग्वेज के प्रति एक आइडेंटिफिकेशन रहा है। बंगाली आज भी बंगाली बोलना चाहते हैं, कोई 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 हायरार्की नहीं है उस सेंस में इंग्लिश की और बंगाली की। तो एक वो जो रिजेंटमेंट है इंग्लिश के प्रति, इलीटिज्म के प्रति, मैं समझता हूं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है इस वजह से, क्योंकि ये जो हिंदी भाषा का सवाल है, हिंदी भाषा और पहचान का सवाल है, इसका हम कोई समाधान नहीं निकाल पाए। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपको हिंदी सामंतवादी कहा जाता है, आपको रूढ़िवादी कहा जाता है, और अगर आप इसकी नहीं बात करते हैं तो आज वो जो एक इंग्लिश इलीटिज्म है, आप उसमें फंस के रह जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जो रिजेंटमेंट ऑफ द वर्नैक्युलर जिसको बोलते हैं, हिंदी और अब ये सब चीजें एक तरह से मिश्रित सी हो गई हैं कि वो धर्म वाले भाषा को लेकर, भाषा वाले धर्म को लेकर, और खासकर यूपी की राजनीति में शायद इसका भी कुछ प्रभाव पड़ा हो इस उत्तर पर। लेकिन कल हमारी जब बात हो रही थी, कल नहीं 2-3 दिन पहले, और आज भी शुरू में यह चर्चा हुई कि अगर इस रिपोर्ट को देखें तो एक तरह का त्रिकोण उभरता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो धर्म है, राष्ट्र है, संस्कृति है, राजनीति है, त्रिकोण आप 4 ले लें, उसको 4 कोण हैं। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट को देखने से मालूम पड़ता है, वह सतही तौर पर ही हो, जैसा आपने कहा कि यह प्रश्न किया गया है कि क्या आप कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, और हिंदू मुसलमान अच्छी खासी संख्या है जो समान रूप से कहते हैं कि वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अब फिर उसके दार्शनिक बहस में हम नहीं जाएंगे और सूक्ष्मताओं में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे वो आम जिंदगी में उसको समझते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है, और मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो बेचैनी पिछले कुछ वर्षों में पैदा की गई है एक राजनीति के द्वारा, और पिछले 100 वर्ष में, कि भारतीय संस्कृति क्षीण हो रही है, उस पर हमला हो रहा है, उसमें विदेशी तत्व घुस रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से यह मालूम होता है कि अनेक सांस्कृतिक विश्वास हैं जिनकी साझेदारी है। तो एक प्रकार से संस्कृति का आवरण है, या संस्कृति के नीचे ये धर्म काम करते हैं, तो फिर उस बेचैनी एकदम अप्रासंगिक हो जाती है कि भारतीय संस्कृति पर हमला हो रहा है और भारतीय संस्कृति की रक्षा की जानी चाहिए। दूसरे लोगों ने इसकी तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि मुसलमानों से खासकर जो सवाल किए गए हैं, उनसे भी ये स्पष्ट होता है कि मुसलमान भारतीय होने में गर्व करते हैं। मुसलमान भारतीय संस्कृति को यह प्रश्न किया गया है कि क्या आप दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानते हैं, और उन्होंने कहा कि हम दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ मानते हैं। तो उनका यह उत्तर बाकी समुदायों के उत्तर के बराबर उससे ज्यादा है। तो फिर उस बेचैनी की कोई जगह नहीं है। तो यह जो धर्म और संस्कृति का संबंध है, और राजनीति, और इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि राजनीति जब प्रवेश करती है तो वो इसको विकृत कर देती है। इस पर आप राय दें। तो बड़ा गहरा प्रश्न है धर्म और संस्कृति का, लेकिन का संबंध। लेकिन 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। एक तो जैसा आपने कहा, इसको एक लंबे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, और वो लंबा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसलिए उसका जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि जब हम समाधान ढूंढते हैं इस राजनीति का, तो हम कई बार ये गलतफहमी कर बैठते हैं कि इसका समाधान कहीं संस्कृति में निकलेगा, राजनीति में नहीं निकलेगा। राजनीतिक समस्या का समाधान राजनीति में ही निकलेगा। कि आप देखिए, अगर 1920 प्रेमचंद जब लिख रहे थे, आपने प्रेमचंद पे इतना काम किया है और इतना उत्कृष्ट काम किया है, 1920-1930 में भी दोनों ही धारणाएं थी। आप कोई भी हिंदी का उपन्यास उठा के देख लें,
एक स्वाभाविक सांस्कृतिक तौर पे एक नई तहजीब बन रही है। सब अपनी जगह पा रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब भी बन रही है। भारतीय मुसलमानों को भी ये है कि हाँ, ये जो देश है इसने एक नए रूप में हमारे धर्म को उभरने की जगह दी। एक तरह से वो आइडेंटिफिकेशन बहुत था कि ये भी एक तरह से पुण्य भूमि है, उसको अगर दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे तरह की। तो जहां कहीं भाई संस्कृति की चर्चा चली, द्वंद्व कम लगा, सूफीज्म का इन्फ्लुएंस, सब तरह के इन्फ्लुएंस। लेकिन जितना ही हमने ज्यादा उस संस्कृति की चर्चा करी, उतनी ही वो राजनीति में बेबस लगी। I mean, ये जो सवाल हम पूछते हैं कि जब गांधी की कांग्रेस, नेहरू की कांग्रेस, टैगोर का जमाना उस द्वंद्व को नहीं रोक पाया जो विघटन की ओर चला 1930 और 40 में, तो उससे कहीं ये लगता है कि शायद और वो इन उपन्यासों में बहुत देखने को मिलता है कि भाई संस्कृति तो ठीक चल रही थी, फिर ये मुस्लिम लीग वाले आ गए, फिर ये कांग्रेस वाले आ गए और सब गड़बड़ शुरू हो गई। तो एक तो मेरा जो मानना है कि संस्कृति सबसे ज्यादा प्रबल तभी होती है जब वो एक स्वाभाविक रूप लेती है, जब उसमें कोई कंपल्सरीनेस नहीं होती है उसके पीछे। वही संस्कृति का अर्थ ही वही होता है। अगर संस्कृति में जहां कहीं आपने बल लगाया, वो संस्कृति नहीं रही। और जब भी आप संस्कृति को राजनीतिक सवाल बनाते हैं, आप उसको बल के दायरे में ले आते हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एक तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम और ये हमारे विश्वविद्यालयों में भी देखने को मिलता है, शायद हमारे अंदर भी ये है कि उस तरह का विरोधाभास नहीं है। हम सांस्कृतिक तौर पर, एक स्वाभाविक तौर पर, एक दार्शनिक तौर पर इस मेल मिलाप की बात कर सकते हैं। लेकिन असीम रॉय का जो काम था बंगाल पे, उन्होंने यही दिखाया था कि जहां सिंक्रेटिज्म सबसे ज्यादा था, वहीं पे पॉलिटिकल फूट सबसे पहले पड़ी। तो एक तो खैर हम जो ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्टेड रखते हैं, डिप्रेसिंग आंसर फॉर अस कि संस्कृति शायद जवाब नहीं है। आप और बात कर सकते हैं किस तरह से त्योहार साथ मनाए जाएं, एक दूसरे के दर्शनों को समझा जाए, लेकिन समस्या वहां नहीं है। समस्या वहीं आई जब आपने संस्कृति और बल को एक साथ जोड़ दिया और उसके डेमोक्रेटिक फॉर्म को, कि जब राजनीति में संख्या और गणना की महत्ता बढ़ गई कि गिनती ही सबसे बड़ा बल है राजनीति का, और जो राजनीति का उद्देश्य है वो यही है कि आप किस तरह से संगठन और कोएलिशन बनाएं कि आपकी गिनती बढ़ जाए, या किस तरह से विघटन करें लोगों में कि उनकी जो गणना ऐसे ऐसे छोटे गुटों में हो जाए कि आपका सीधा रास्ता निकल जाए उनके बीच में से। ये जो हमारी समस्याएं हैं, ये गणतंत्र की समस्याएं हैं, ये एक तरह से डेमोक्रेसी की समस्याएं हैं। किस तरह से हम पावर को नियोजित करते हैं, किस तरह से हम वोट मांगते हैं, और किस तरह से हम पावर शेयर करते हैं। और इसका हल अगर स्पष्ट तौर पे कहें तो 1920 से जो चर्चा शुरू हुई थी, 1919 से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद से, स्पष्ट तौर पर हम कभी निकाल नहीं पाए। इसलिए नहीं निकाल पाए कि जब तक इस समस्या को हम इस तरह से विस्थापित करेंगे कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या 2-3 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, और इनमें पावर शेयर कैसे किया जाए, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। इस समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब एक परस्परता और एक समान नागरिकता की भाषा हो, और वो भाषा है नहीं। आज भी हमारी राजनीति में समुदायों की भाषा है। तो वो तो जैसे इस सर्वेक्षण में एक जो सवाल पूछा गया है ट्रिपल तलाक के बारे में, दो बड़े दिलचस्प है कि एक तो ट्रिपल तलाक में रिफॉर्म करने के पक्ष में ज्यादातर मुसलमान हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो प्रोग्रेसिविज्म है और रिफॉर्म है। लेकिन पर्सनल लॉ के विषय में क्या आप अपनी संस्थाओं के जरिए इस तरह का रिफॉर्म चाहते हैं, वहां पे
उसका सपोर्ट ज्यादा है। लेकिन बड़ा पेचीदा सवाल है ये कि अगर कानून हर समुदाय का अलग होगा तो क्या एक तरह की समान नागरिकता बन सकती है कि नहीं? या अच्छा, माइनॉरिटीज का जो फियर है सही है कि आप समान नागरिकता की बात तो करते हैं, लेकिन ये टर्म्स कौन तय करेगा कि समान नागरिकता के टर्म्स कौन तय करता है? वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म का भय बिल्कुल सही है। तो इस द्वंद्व को जब तक हम नहीं सुलझा पाएंगे कि कैसे उस तरह की एक समान नागरिकता हो कि आपको फिर राजनीति में आपका क्या समुदाय है ये एक तरह से रेलेवेंट हो जाए, जब तक उस तरह की नागरिकता नहीं आएगी इमेजिनेशन में, ये लिंक बना रहेगा। क्योंकि अब ये सत्ता से जुड़ गया है, और सत्ता से जुड़ने का मतलब अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गया है। आज किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आज किसको पेट्रोनेज मिलता है, तो इस कड़ी को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे आपने ये कहा, और अभी जम्मू कश्मीर का मैं आदेश पढ़ रहा था वहाँ के प्रशासन का, जिसमें कहा गया है कि वैसे लोगों को ठेका ना दिया जाए, काम ना दिया जाए जो राष्ट्र विरोधी हैं। तो अब हमें पता है कि जो राष्ट्र विरोधी हैं, जिन्होंने राष्ट्र के हित के विरुद्ध काम किया है, वे कौन लोग होंगे, इनका अनुमान करना बहुत आसान है। तो अर्थव्यवस्था और धर्म और बाकी चीज़ों का रिश्ता काफ़ी घाल-मेल उसमें हो चुका है, या वो घुल-मिल चुका है, और इसलिए प्रश्न और भी ज़्यादा पेचीदा हो गया है। उसका उत्तर, जैसा आपने कहा कि उत्तर वास्तव में संस्कृति में नहीं है। और ये गलती हम में से कई लोग करते हैं, कई हमारे मित्र, कई राजनीति शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और बाकी लोग, जो ये कहते हैं कि दरअसल भारत में धर्म के प्रश्न को पीछे कर दिया गया, इसलिए सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। हमने धर्म को महत्व नहीं दिया। नहीं, उस जवाब से तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, और वो बड़ा खतरनाक जवाब है। क्योंकि सेक्युलरिज्म का जो सबसे बड़ा डिफेंस है वो कुछ लेफ्ट सर्कल्स को छोड़ दीजिए, और इतिहास के मामले में आई थिंक थोड़ा सा रहा है वो द्वंद, जिस तरह का हमारा इतिहास लिखा गया, एक तरह से जो मार्क्सिस्ट का डोमिनेशन रहा। लेकिन अगर उसको राजनीतिक और बड़े सांस्कृतिक संदर्भ में देखें, उस देश में सेक्युलरिज्म की ज्यादा जरूरत है जहां पे ये धार्मिक पहचान है और जहां पे धर्म के प्रति आस्था ज्यादा है। क्योंकि वो ही सेक्युलरिज्म उस धर्म के प्रति जो आस्था है उसका आदर कर सकता है। सेक्युलरिज्म का विकल्प क्या होगा? सेक्युलरिज्म यही तो कहता है कि हरेक को व्यक्तिगत तौर पर धर्म की पूरी आजादी दीजिए, इसकी रक्षा करिए। लेकिन और मेरे को जो समझ में नहीं आता है कि हमने सेक्युलरिज्म को एक इस तरह का अपवाद का शब्द इस तरह का बनाया, वो कह के, अच्छा, इसमें कई तरह के फोर्सेस शामिल थे। लेफ्ट का एक तरह से इंटरेस्ट था कि ये तो सब सुपर स्ट्रक्चर है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, ये जो वैल्यूज हैं इनका कोई मूलभूत इंडिपेंडेंट आधार नहीं है। एक थोड़ा गांधीयंस का, जिनका इंडियन सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट था, वो एक पॉलिटिक्स ऑफ रिजेंटमेंट हो गया कि सेक्युलरिज्म तो वेस्टर्न आइडिया है। क्योंकि हमने वेस्ट के खिलाफ विद्रोह किया है, ये एक आइडियोलॉजिकल रेमनेंट इसको क्यों रखे। लेकिन उसका जो परिणाम ये हुआ कि व्यक्तिगत अधिकारों की जो भाषा है वो ही सेक्युलरिज्म की भाषा है। और व्यक्तिगत अधिकारों की भाषा के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी लड़ने को तैयार नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने व्यक्तिगत आधारों के खिलाफ कॉम्प्रोमाइजेस करी। कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज करी, अभिव्यक्ति की आजादी के कानून देख लीजिए। अगर तो मैं तो ये कहूंगा कि ये एक बड़ा खतरनाक जो मोड़ है हमारे चिंतन में, कि जहां धार्मिक बहुलता है वहां पे आपको सेक्युलरिज्म नहीं, ज्यादा धार्मिक राजनीति चाहिए। ये तो बड़ा बात सा लगता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म ही एक फ्रेमवर्क है जो हरेक के धर्म को और हरेक की धार्मिक आजादी को एक तरह से पूरी सुरक्षा दे सकता है। हाँ, इस पर हम लोगों की एक बार और बात हुई थी, और उसमें आपने कहा था, और मैं भी यह मानता हूँ कि
ये पूरा तर्क बहुत ही बोधा तर्क है, जिसमें यह कहा जाता है कि हमने दरअसल धर्म को पीछे कर दिया, उसको हीन दृष्टि से देखा। और हम लोगों की चर्चा ये हुई थी कि किसी ने आपको आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करने से रोका नहीं। अगर आपने आध्यात्मिक प्रश्नों पर या धर्म के प्रश्नों पर गहराई से विचार विमर्श नहीं किया, तो इसका आरोप आप धर्मनिरपेक्षता पर नहीं डाल सकते। और मुझे ये इसलिए भी थोड़ी हैरानी लगती है कि अगर मैं बिहार को ही देख लूँ, अपने बचपन को देख लूँ, तो मेरा बचपन गुज़रा है गर्मी की दोपहर, मेरे पिताजी हरिमोहन झा को पढ़कर सुनाते हुए गुज़ारते थे। हरिमोहन झा जो बड़े दार्शनिक थे मिथिला के, और जिन्होंने खट्टर काका जैसा एक चरित्र विकसित किया। खट्टर काका जो एक ठेठ तर्कशील प्राणी है, जिसको आप व्यक्ति का उदय कह रहे हैं, निजता का उदय कह रहे हैं, और वह आक्रमण करता चलता है हर चीज़ पर। उस वक़्त आलोचना करने में कोई बाधा दिखलाई नहीं पड़ती है। और मैं यही उत्तर देता हूँ कि अगर आप 50 साल, 60 साल पहले के भारत को देखें, तो एक इत्मीनान दिखलाई पड़ता है। और अब आप बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो गए हैं। आपको लगता है कि हमारे धर्म को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और विशेषकर हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ाया जाता है। ये शिकायत लोगों की रही है। नहीं, तो इसमें देखिए थोड़ा-सा हमको सेल्फ क्रिटिकल होना पड़ेगा। मतलब आप इन दोनों में सहमति है जो सेक्युलरिज़्म और धर्म का आधार है। लेकिन ये मानसिकता निकली कहाँ से? तो ख़ैर कुछ तो राजनीति से निकली है। कुछ ये मानना पड़ेगा कि कुछ लोग एक तरह से प्रेजुडिस्ड होते ही हैं। आई मीन वो एक कोई मौका ढूँढ रहे हैं किसी के प्रति शंका करने का, किसी को मार-पीट करने का, कुछ लोग ऐसे होते हैं। लेकिन 1970-71 के बाद खासकर, और इमरजेंसी के बाद खास करके, एक इमरजेंसी में जो एक लेफ्ट और कांग्रेस की अलायंस हुई, सीपीआई की और कांग्रेस की एक तरह से जो अलायंस हुई, ये तो कहना पड़ेगा कि हमारी जो उच्च शिक्षा प्रणाली है, उसने सांस्कृतिक चिंतन और दार्शनिक चिंतन को, धर्म के हिसाब से नहीं लेकिन जनरली सांस्कृतिक और दार्शनिक चिंतन को एक तरह से बिल्कुल पीछे हटा दिया। वो क्षमता ही नहीं रखी हमारे छात्रों में। तो और जो आप कह रहे हैं, जो 30-40 साल पहले आत्मविश्वास था, उस आत्मविश्वास का एक कारण था। जब आप जवाहरलाल नेहरू को ही देख लीजिए। आई मीन कोई उनको धार्मिक उस कन्वेंशनल सेंस में नहीं मानेगा, लेकिन उनको कभी ये साबित करने को नहीं कहा जाता था, ना कोई इच्छा थी, ना कोई मौका था, ना कोई जरूरत थी कि भाई मैंने उपनिषद पढ़ा है कि नहीं। अगर मुझे पूछे उपनिषद में क्या है, और दिनकर के साथ जो उनकी चर्चा हुई है संस्कृति के 4 अध्याय में, दिनकर ने जवाहरलाल नेहरू का डिफेंस दिया है कि जवाहरलाल नेहरू ये चाहते हैं कि आत्मचिंतन के तौर पर ये सब किताबें पढ़ी जाए। लेकिन हमारी शिक्षण प्रणाली ऐसी बनी, कुछ अगर आप सिलेबाई देख लें, आप हमारी सबकी यूनिवर्सिटीज देख लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये था कि आप फ्रॉइड का फ्रेमवर्क लेके रामायण पे लिखा एक लेख पढ़ा सकते हैं, लेकिन रामायण से सब अपरिचित है। तो वो जो एक डीरेसिनेशन हुआ इंडियन एलीट का, वो एक सामाजिक यथार्थ है। उसमें कोई षड्यंत्र नहीं था उस तरह का। ये किसी ने नहीं कहा कि अपवाद करना चाहिए, वो कह दीजिए हमारा एकेडमिक फेलियर था, एक एकेडमिक पॉलिटिक्स था। और उसके दो परिणाम हुए कि मिडिल क्लास सर्कल्स में ये कहना थोड़ा सा स्वाभाविक लगता है कि भाई जब हमने शिक्षा करी तो हमको इस तरह से ना पढ़ाया गया, ना हमको वो भाषाएं दी गई जिससे हम हमारी संस्कृति से अवगत हो सके। जो दूसरा उसका परिणाम ये हुआ कि जब बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी ने या आरएसएस ने, जिसका खासकर संस्कृति में कोई दिलचस्पी है नहीं, ये सांस्कृतिक संगठन है ही नहीं, सही मायने में कहें इनको शास्त्र चर्चा में रुचि नहीं है। जब ऐसे संगठनों ने धर्म का दुरुपयोग करना शुरू किया, तो जो अपने को उस धर्म के पहचान वाले मानते हैं, उनके पास ना तो वो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो एक आत्मसम्मान वाला आर्ग्यूमेंट तो सबसे सरल होता है कन्वे करना।
भाई आपकी अवहेलना की जा रही है। देखिए इन्होंने गणेश जी का इस तरह का कैलेंडर बना दिया। लेकिन जब आप अपनी खुद की संस्कृति से परिचित नहीं है, जब आप ये नहीं जानते हैं कि आपके खुद के भगवान के इतने स्वरूप आपकी संस्कृति में है, और उस भगवान की महत्ता यह है कि आप उनको सखा की तरह, आप दुश्मन की तरह आप गाली दे सकते हैं, वही उनकी निकटता का एक प्रतीक था। वो जब भाव आपने कहीं देखा ही नहीं है अपनी संस्कृति में, तो फिर जब कोई बोलता है आत्मसम्मान पे ठेस लग रही है, तो आपको पता नहीं है कि संस्कृति के तौर पे क्या जवाब दें इनको। तो वो जरूर मैं मानता हूं हमारी शिक्षा प्रणाली में थेरी की खामियां थी, और एक तरह से अवहेलना हुई। आप इंडियन हिस्ट्री की राइटिंग ही देख लीजिए। आई मीन हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ लाखों लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी ना पढ़ी गई हैं, किसी को पता नहीं है उनमें क्या है। और उसका फिर दुरुपयोग आरएसएस और बीजेपी ने भरपूर किया है। ठीक कह रहे हैं, और समय काफी है, बहुत हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ अपनी बात रोकनी पड़ेगी। ये कहते हुए कि इस सर्वेक्षण को पढ़कर आपको कुछ दिलचस्प तथ्य मालूम पड़ सकते हैं। मसलन जब ईश्वर के रूपों की बात होती है तो यह जानकर लोगों को आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में हिंदुओं में बहुसंख्या शिव के निकट अपने आप को महसूस करती है राम के मुकाबले में। यह एक उत्तर है इसमें। वो वाला प्रश्न है, उसको थोड़ा अनपैक करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनफैक्ट वेस्टर्न स्कॉलरशिप के खिलाफ जो उसमें एक तथ्य निकलता है कि 55%, वही एक प्रश्न है जहाँ 55% हिंदू ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है किस कभी आप शैव है, वैष्णव है या शाक्त हैं, 55% तो डोंट नो है, हाईएस्ट नंबर। और ये थोड़े से हम द्वंद्व थोड़े आर्टिफिशियली कर रहे हैं कि जब उस संस्कृति में ही ये द्वंद्व नहीं देखा गया है, तो ये राम और शिव अलग कैसे होते हैं, कृष्ण और काली अलग कैसे हो सकते हैं? ये यहाँ पे आपकी और हमारी एकेडमिक ट्रेनिंग वो संस्कृति के स्वाभाविक रूप को थोड़ा सा गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रही है। मतलब तो ये जरूरी नहीं है कि अगर लोग कहें कि हमारा शिव से ज्यादा आइडेंटिफिकेशन है, तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि राम पे नहीं है, या कृष्ण पे निकले तो काली पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी असहमति, क्योंकि वो प्रश्न बड़ा ध्यान से उसको समझ के इंटरप्रेट करना पड़ेगा, बड़ा पेचीदा है। और जो उसमें डोंट नो वाली जो कॉलम है कि आप किसी हिंदू से पूछें कि आप शैव हैं या वैष्णव हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप किसी से भी पूछे, बड़ा पेचीदा प्रश्न है। अगर मैं कहूं मैं शैव हूं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये क्या कि मैं विष्णु की भक्ति नहीं करता हूं? अगर ये अभिप्राय है तो मैं शैव नहीं हूं। अगर इसका यह अभिप्राय है कि मैं शैव परंपरा में बड़ा हुआ हूं और ज्यादातर शिव मंदिर जाता हूं, तो हाँ, तो वो थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है। ये वेंडी डॉनिगर कहा करती थी कि काली 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 सिर्फ ईस्ट इंडिया में है। उस तरह के जब हम बकवास तथ्य करते हैं ना हमारी एकेडमिक लाइफ में, तो फिर आरएसएस और बीजेपी को और बल मिल जाता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मुझे लगता है कि इस सर्वेक्षण को लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और जिस जटिल तरीके से पढ़ने का अनुरोध प्रताप कर रहे हैं, जटिल तरीके से ही पढ़ेंगे। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें कि राजनीति के प्रश्नों का उत्तर हमें धर्म में जाकर और संस्कृति में जाकर खोजने से दुर्घटना हो सकती है। और हमें राजनीति में जो करना है वह राजनीति में ही करने की आवश्यकता है, और उनमें घाल-मेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह रिपोर्ट हमारे रुझानों की तरफ इशारा जरूर करती है, और उसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर हम एक संसदीय पद्धति को लेकर चलने वाले जनतंत्र हैं, तो उसमें व्यक्ति को सबसे ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, और व्यक्ति पर समुदायों का शासन नहीं होना चाहिए। तो वह व्यक्ति अभी भी उसको उभरने की स्थितियां कम से कम हैं, और वह व्यक्ति बहुत असुरक्षित है। यह तो इस रिपोर्ट से बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आया। और
इस बात पर हम लोगों को आगे विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। आपका फिर बहुत-बहुत शुक्रिया प्रताप। आप सब लोगों का जो इस चर्चा को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप अ, वायर को अपना सहयोग आर्थिक रूप से और दूसरे तरीकों से बनाए रखें, क्योंकि आपको ये पता है कि वायर जो कर रहा है, उसके चलते उसे कई तरह के कानूनी हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उसे आर्थिक सहयोग भी चाहिए और बाकी सहयोग भी आपका चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.